ओके। हेलो एवरीवन। तो लास्ट हमने वीडियो में बायोमैकेनिक्स की सीरीज स्टार्ट की थी और आज हम बायोमैकेनिक्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। पहले आपको मैंने वीडियो में बताया था कि जो बायोमैकेनिक्स होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है इंटरनल बायोमैकेनिक्स और एक होती है एक्सटर्नल बायोमैकेनिक्स। तो हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा पूरा इंटरनल बायोमैकेनिक्स रहेगा। इंटरनल बायोमैकेनिक्स कहने का मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर किस टाइप की बायोमैकेनिक्स यूज हो रही है, हम उसको डिस्कस करेंगे पहले। और जब पूरा इंटरनल बायोमैकेनिक्स हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल बायोमैकेनिक्स। ओके। इंटरनल बायोमैकेनिक्स भी काफ़ी बड़ा है तो इसको भी ओवर होने में टाइम लग जाएगा और वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे। ओके। तो सबसे पहले इंटरनल बायोमैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो इंटरनल बायोमैकेनिक्स में जो भी फोर्स लगते हैं वो एक्सटर्नल फोर्स लगते हैं। ठीक है। अब आपको समझो, फोर्स जो हमारे बॉडी पे लगता है वो एक दो टाइप के फोर्स हो गए, एक इंटरनल फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स जो हमारे बॉडी पे लगेगा और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में क्या अफेक्ट आएगा। ओके। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स वो फोर्स होता है जो हमारी बॉडी पे लोड इम्पोज होता है और उस लोड की वजह से हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में क्या अफेक्ट आता है, क्या चेंजेस आते हैं। ओके। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। ओके। वो एक्सटर्नल फोर्स किसी भी तरीके का हो सकता है। वो कोई आप वेट बियर कर सकते हो या आप कोई ऑब्जेक्ट उठा सकते हो या डंबल उठा सकते हो, कुछ भी हो सकता है। ओके। आपको कोई पुश कर सकता है, आपको कोई पुल कर सकता है। ठीक है। इस टाइप के जो फोर्सेस होंगे ये एक्सटर्नल फोर्सेस में इंक्लूड किए जाएंगे। अब इन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर पे किन किन एरियाओं पे अफेक्ट आता है। तो सबसे पहला होता है आपका कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट और मसल्स। ओके। ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉडी के जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अफेक्ट आता है। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज को समझना पड़ेगा। यहाँ पे हमारी बॉडी पे एक स्ट्रेस लगता है। ओके। अब ये स्ट्रेस को हम दो तरीके से समझते हैं। एक स्ट्रेस किसी रिजिड बॉडी पे लगता है। रिजिड बॉडी का मतलब जिसका कोई भी शेप में चेंज ना आए, मीन्स किसी चीज किसी बॉडी पे या किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो या स्ट्रेस लग रहा है, उस स्ट्रेस लगने के बावजूद भी उसके उस शेप में कोई भी चेंज नहीं आया। ओके। और दूसरे तरीके का जो स्ट्रेस है वो क्या है? आपने किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस लगाया और उस स्ट्रेस की वजह से उसके शेप में कुछ चेंजेस आए। तो इन दो तरीके से हम स्ट्रेस को डिस्कस करेंगे। कुछ टर्म्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन वीडियो में हम स्टार्टिंग के वीडियो में इन्हीं टर्म्स को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट की जो हमारी आगे की जो वीडियोस होंगी वो और इजी हो जाएगा चीज़ों को समझने में, कॉन्सेप्ट को समझने में। ओके। तो यहाँ पे हम पहले स्ट्रेस की बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रेस आपकी दो चीज़ों पे लगेगी, एक रिजिड बॉडी पे जिससे आपके शेप में कोई चेंज नहीं होगा और दूसरा उस रिजिड बॉडी पे जिससे कि उसके शेप में कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाए। ओके। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल पहले लेके आपको समझाऊंगा, एक रबर बैंड का। ठीक है। आपने रबर बैंड या स्प्रिंग देखा होगा। ठीक। रबर बैंड को हम क्या करते हैं, दोनों एंड से अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं, ठीक, मीन्स आप इसको मान लो ये एक रबर बैंड है, इसके दो एंड है, एंड ए एंड एंड बी। मैंने दोनों एंड से इसको स्ट्रेच किया। ठीक।
ऑब्वियस सी बात है, जहां तक मैं इसको स्ट्रेच करूंगा इसकी एक इलास्टिसिटी होगी, ओके, जो कि रबर बैंड के सेंटर पे लगेगी। अब हम रबर बैंड के सेंटर को मान लेते हैं एनालिसिस प्लेन। एनालिसिस प्लेन क्या है? यहीं पे हम कुछ चीजों को एनालिसिस करेंगे, ओके। अब इस रबर बैंड का जो सेंटर है, जिसको हमने एनालिसिस प्लेन माना था, अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इस रबर बैंड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इसके सेंटर पे यहाँ पे एक स्ट्रेस लग रहा होगा जिसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। अब ये टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है? ये टेंसाइल स्ट्रेस जो उस रबर बॉन्ड के मॉलिक्यूल्स को है बांध के रखता है, जिससे कि ये अलग ना हो पाए। जैसे ही इनके मॉलिक्यूल्स आपस में ब्रेक होंगे, रबर बैंड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस किसी भी चीज को उस हद तक बांध के रखता है जब तक उसके अंदर कैपेसिटी है उस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग रखने की, ओके। टेंसाइल स्ट्रेस हर तरीके की चीजों में लगता है, ह्यूमन बॉडी में भी लगता है। तो जब आपने रबड़ को दोनों एंड से स्ट्रेच किया तो सेंटर में क्या लगा? आपका टेंसाइल स्ट्रेस। तो आप चीज एक नोटिस करो, आप जैसे जैसे दोनों एंड से रबड़ को स्ट्रेच कर रहे हो, इसके सेंटर में टेंसाइल स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है। इट मींस कि सेंटर में स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और एक स्टेज आएगी जब वो स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाएगा कि रबड़ दोनों बीच से ब्रेक हो जाएंगे और वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आप बात को समझे? जैसे ही रबड़ दोनों ब्रेक होंगे, अब दोनों अपने अपने एंड की तरफ चले जाएंगे। यानी कि जब भी बीच में स्ट्रेस ज्यादा होगा तो जो रबड़ ब्रेक होगा उनमें रिकॉलिंग स्ट्रेस लगेगा दोनों एंड में, जो कि अपने आप को क्या करेगा? स्ट्रेस कर देगा, ठीक है, दोनों को अपने एंड पे खींच लेगा। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी में भी स्ट्रेस लगता है, उसके बोन के सेंटर पे टेंसाइल स्ट्रेस लगता है, ओके। तो ये कुछ चीजें होती है जिनको हम बोलते हैं स्ट्रेस, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि डिपेंड करता है फोर्स की, सॉरी, स्ट्रेस की इंटेंसिटी क्या है, किस इंटेंसिटी से बॉडी पे या किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस लग रहा है, ओके। अब इस स्ट्रेस को अगर आप मेजर करना चाहते हो तो आप कैसे मेजर करोगे? लेकिन इस स्ट्रेस को मेजर करने से पहले अगर हम ये पूछें कि स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होती है, ओके, तो स्ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं, जो भी इंटरनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है उसको हम उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर देते हैं, ओके। यानी इट इज द इंटरनल फोर्स यूनिट पर एरिया, ठीक। यानी कि ये एरिया पे बहुत डिपेंड करता है, आपका एरिया कैसा है, ओके, उस पे स्ट्रेस कैसा एक्ट कर रहा है बहुत मैटर करता है। आपका एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्ट्रेस को मेजर करने के लिए। अभी हमने एक रबर बैंड का एग्जांपल लिया, अगर इसी रबर बैंड को हम 2 ले लें या 3 ले लें या 4 ले लें, मीन्स अगर आप इसको ध्यान से देख सकते हो तो मान लो ये हमारे पास 3 रबर बैंड है, और अगर अब हम इन पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है कि वो एक्सटर्नल फोर्स थोड़ा सा हार्ड हो। क्यों? क्योंकि इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, वो इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, जो रबर बैंड के सेंटर पे जो टेंसाइल स्ट्रेस था वो भी इंक्रीज हो गया, ओके। तो स्ट्रेस को हम बहुत इजीली मेजर कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस को
हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो सिग्मा इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ऑब्वियस सी बात है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और एरिया को हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो इस स्ट्रेस की यूनिट क्या बनी? न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल। ओके, इस तरीके से हम स्ट्रेस को मेजर कर सकते हैं। अब जब आपने रबड़ बैंड को स्ट्रेच किया है और उसको होल्ड रखा है, मीन्स एक रबर बैंड लिया आपने, उसको स्ट्रेच किया, ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने ओरिजिनल जो उसकी साइज थी या जो जो भी लेंथ थी उससे इंक्रीज हो गया। अब वो रबर बैंड एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। नाउ अब यहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? मीन्स अब मैंने उसको उस स्टेट पे रखा है कि मैं बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहा हूँ। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर मैं उस रबर बैंड पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मीन्स उसके शेप में तुरंत चेंज आ जाएगा। ठीक, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या हुआ? जब मैं रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहा हूँ उस हद तक जहाँ पे कि वो बीच से ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर वो बीच से ब्रेक नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम के स्टेज पे है। लेकिन जैसे ही मैं अपने रबर बैंड की लेंथ को और इंक्रीज करता हूँ वो सडनली बीच से ब्रेक हो जा रहा है। इसका मतलब वो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज पे है। ठीक है, उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर भी स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम लगते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था स्ट्रेस के बारे में। इस स्ट्रेस के तीन प्रिंसिपल हैं। पहला है टेंशन, कंप्रेशन और शेयर। ठीक, टेंशन, कंप्रेशन, शेयर कैसे ये बॉडी पे एक्ट करते हैं, कैसे ये बॉडी पे रोल प्ले करते हैं, इनका एक्सटर्नल फोर्सेस से क्या रिलेशन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। ओके, तो अगर आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई हो, और अगर आपको स्ट्रेस से कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जल्दी रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।